Hello students, welcome to my channel. Hope you are healthy and fine. Today's topic is the anti-asthmatic drugs. Before going to discuss the anti-asthmatic drugs, मैं आपको बताना चाहूँगी कि what is asthma. अस्थमा क्या होता है? अस्थमा इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवेज. ये क्या है कि एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है एयरवेज की. एयरवेज यानी ब्रोंक्यूल्स जो आपके हैं, ब्रोंक्यूल्स की जो है ये क्या है, एक डिजीज़ है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, ठीक है. और इसमें क्या होता है कि ब्रोंकोस्पाज्म होता है, रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म होता है, ठीक है. सो द अस्थमा इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवेज करेक्टराइज बाय द रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है. तो ब्रोंकोस्पाज्म में क्या होता है कि ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है, ये जो स्मूथ मसल होती है वो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है. जिसको मतलब आप इसको कह सकते हैं कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ द एयरवेज अकर्स ड्यू टू स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन. जो स्मूथ मसल पाई जा रही है आपकी ब्रोंक्यूल्स में, वहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. उस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कह रहे हैं, ब्रोंकोस्पाज्म कह रहे हैं. और यही ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है, अस्थमा में होता है. अस्थमा क्या है, आपको पता है कि ये अस्थमा इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. इसमें जो भी पेशेंट क्या होता है कि इस डिजीज़ से अफेक्ट होता है, जिसको भी ये डिजीज़ होती है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, कफिंग होती है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीद होती है, ब्रेथ की जो होती है वो शॉर्टनेस यानी कि सांस लेने में तकलीफ होगी, चेस्ट टाइटनेस होगा, ठीक है. तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं आपके अस्थमा के. तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि व्हाट इज़ अस्थमा. अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवे करेक्टराइज बाय द रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म. इसमें जो ब्रोंकोस्पाज्म होता है वो रिवर्सिबल होता है. मतलब आपको वो जो है जो भी आपका ब्रोंक्यूल्स है वो अगर स्पाज्म कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें, तो वो क्या हो रहा है कि ये रिवर्सिबल होता है, वो ठीक भी हो सकता है, ठीक है. तो एक टाइम के लिए वो पेशेंट उससे सफ़र कर सकता है, फिर मेडिसिन के बाद उसको उस चीज़ से रिलीफ हो सकता है. तो ये क्या है, आपकी एयरवेज की डिजीज़ होती है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है ये, ठीक है. तो नेक्स्ट टर्म आता है व्हाट इज ब्रोंकोस्पाज्म. ब्रोंकोस्पाज्म इज द हाइपर एक्टिविटी ऑफ द एयरवेज अकर्स ड्यू टू स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन. जो आपके ब्रोंक्यूल्स में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं. ये किससे रिलेट करता है, डिजीज़ की सीवियरिटी पे, यानी कि आपकी डिजीज़ जितनी ज़्यादा सीवियर होती जाएगी ये आपका ब्रोंकोस्पाज्म उतना ही ज़्यादा होगा. सो अस्थमा इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. यानी कि क्या हो रहा है कि जो अस्थमा का पेशेंट है उसको हम कैसे करेक्टराइज कर रहे हैं, उसको क्या हो रही, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. अदर सिम्टम्स भी उसको हो सकते हैं, यानी चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, वीजिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है. तो ये सारे आपके अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं. तो ये जो आपकी एंटी अस्थमेटिक ड्रग हमको यहाँ पे पढ़नी है. एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स क्या होती हैं कि वो ड्रग होती हैं जो कि अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं. सो द ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा इज कॉल्ड द एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स. तो एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको उसकी फार्माकोलॉजी पढ़नी है, तो आपको उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ड्रग में. अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फार्माकोलॉजी में सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. यानी कि आप जो भी ड्रग पढ़ रहे हैं वो ड्रग आपकी बॉडी में किस तरह से वर्क कर रही है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो सबसे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी होता है. तो हम यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे ड्रग की, तो और उन ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानेंगे. तो ये जो अस्थमेटिक ड्रग होती हैं उसमें क्या है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एक कैटेगरी इसमें होती है ब्रोंकोडायलेटर्स की. Students, you can see the difference here, the normal bronchioles and the asthmatic bronchioles. ये जो ब्रोंकोडायलेटर्स की कैटेगरी होती है ये सब कैटेगराइज्ड होती है. इसमें 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं जिसमें सिम्पथोमाइमेटिक्स ड्रग्स होती हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स होती हैं एंड मिथाइल जैंथिन्स होती हैं. तो सिम्पथोमाइमेटिक्स, सिम्पथोलाइटिक्स, कोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स आपको पता है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये आपको पता है ये नर्वस सिस्टम से बिलोंग कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर से बिलोंग कर रहा है. तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार ये बताना चाहूँगी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो लंग में मतलब जो आपकी जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट कर रहे हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है या फिर ब्रोंकोडायलेशन हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, तो मैं आपको एक बार ये डिस्कस करती हूँ.
तो स्टूडेंट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो दो होते हैं आपके पार्ट्स, वो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक होते हैं, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक की जो एक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, सिंपैथेटिक की डिफरेंट होती है। और यहाँ पे आपको पता है कि डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक से रिलीज होते हैं, और यही न्यूरोट्रांसमीटर इनकी एक्टिविटीज़ को डिफरेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली हम और किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे, हम लंग्स की बात करेंगे, क्योंकि लंग्स ही है जो अस्थमा में सफ़र कर रहा है। जिस अस्थमा में क्या है, लंग्स ही क्या होता है कि पॉइंट आउट होता है, लंग्स में ये डिजीज़ होती है। तो हम स्पेशली लंग्स का डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक में आपको पता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये जो नर्वस सिस्टम होता है, दिस नर्वस सिस्टम इज स्टिमुलेटेड बाय द एसिटाइलकोलिन। ओके तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है, ठीक है। और एसिटाइलकोलिन क्या करता है कि ये आपका एयरवेज को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट करता है एयरवेज को, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो ये जो एसिटाइलकोलिन है ये किस पे एक्ट करता है, एसिटाइलकोलिन एक्ट्स ऑन द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, आपको पता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होता है जो लंग्स में प्रेजेंट होता है, एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर दैट इज़ द M3, ठीक है। M3 रिसेप्टर्स होता है जहाँ पे एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है, और एक्ट करके ये क्या इफेक्ट देता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का, और ब्रोंकोस्पाज्म भी कह सकते हैं आपको, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ओके। सो ये क्या है, आपको मैंने बताया कि ये पैरासिम्पैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है ये एसिटाइलकोलिन से स्टिमुलेट होता है, ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे वर्क करता है। द मस्कैरिनिक रिसेप्टर M3 इज हियर, और कॉज क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। सेकंड इज द सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर है एपिनेफ्रिन, स्टिमुलेटेड बाय epinephrine. Okay, the main neurotransmitter is the epinephrine. Norepinephrine both are, but here the sympathetic nervous system is stimulated by the epinephrine, and जिस पे कौन से रिसेप्टर पे ये वर्क करता है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे, ठीक है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। एंड एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को भी आपको पता है कि डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रिसेप्टर है जो कि लंग्स में पाया जाता है, दैट इज़ द β2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, β2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। तो इसको क्या होता है कि जब आपका एपिनेफ्रिन β2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे वर्क करता है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, क्रिएट करता है, कौन सी इफेक्ट क्रिएट करता है, ये करता है एयरवेज को रिलैक्स कर देता है, यानी ब्रोंको डायलेशन करता है, relaxes airways और ब्रोंको डायलेशन। इसको मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, इसको मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी जो कैटेगरी, जो आपकी ड्रग यूज हो रही हैं, आप एंटी एस्थमेटिक जो ड्रग्स हैं उसमें दो कैटेगरी है आपकी, एक है सिम्पथोमाइमेटिक और एक है एंटी कोलिनर्जिक। आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक को कोलिनर्जिक भी कहते हैं, ठीक है, और ये आपकी क्या है, ये एड्रीनर्जिक है, दैट इज़ द कोलिनर्जिक एंड दैट वन इज़ द एड्रीनर्जिक। तो ये जो कोलिनर्जिक आप एक कैटेगरी है ड्रग की जिसको हम कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक, जो कि आपकी क्या है कि अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज हो रही है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, यानी कि वो क्या कर रही है कि इसके इफेक्ट को अपोज कर रही है, ठीक है। आपको पता है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, यानी ब्रोंकोस्पाज्म होगा, और ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से ही आपको अस्थमा होता है। तो आपको इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, इस न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करना होगा, दैट इज़, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इनहिबिट करेंगे, ठीक है। और किस ड्रग से इनहिबिट करेंगे, एंटी कोलिनर्जिक से इनहिबिट करेंगे। सेकेंड आपकी एक कैटेगरी इसी में और है, वो है आपकी सिम्पैथोमाइमेटिक। माइम का मतलब क्या होता है, मिमिक करना, ठीक है, उसकी कॉपी करना। सिम्पैथोमाइमेटिक का मतलब क्या है कि इसके एक्शन को बढ़ा रही हैं, वो ड्रग जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रही है, इस रिसेप्टर पे एक्ट कर रही हैं, और ये क्या कॉज कर रही हैं, ब्रोंको डायलेशन कर रही हैं। तो आपको इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार आपको रिवीजन के लिए बता दिया कि जिससे आपके माइंड में आ जाए कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या होते हैं, और इस पर ड्रग कैसे एक्ट कर रही हैं, किस रिसेप्टर्स के थ्रू वर्क कर रही हैं।
So the next point in the anti-asthmatic drug is the classification of anti-asthmatic drug. तो classification क्या है यहाँ पे first category is the bronchodilators. Bronchodilators को सब categorize किया गया है 3 category में. First one is the beta symptomimetics and example is the salbutamol, terbutaline, bombuterol, salmeterol and ephedrine. These are the example of the beta symptomimetics. And next category is the methylxanthines. The example is the theophylline, aminophylline. That is the example of the methylxanthines. And third one is the anticholinergics, ipratropium bromide, tiotropium bromide. These are the example of the anticholinergics. Okay, this is the first category. Second category is the ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, जिसमें आपको पता है कि 2 आपकी ड्रग हैं जो एंटी एलर्जिक होती हैं, ठीक है. दैट वन इज द मोंटेल्यूकोस्ट एंड ज़ेफिरल्यूकोस्ट. नेक्स्ट कैटेगरी थर्ड वन इज द मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जिसमें आपके एग्जांपल हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड केटोटिफेन. एंड फोर्थ कैटेगरी इज द कार्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं हम इसमें, जिसमें सिस्टमिक एंड इनहेलेशनल है. सिस्टमिक आपका है हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड प्रेडिसोलोन एंड इनहेलेशन है आपका बिक्लोमिथासोन. And next and last category is the anti-immunoglobulin E antibody. Example is the omalizumab. So these are the classification of the एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स. तो ये एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है, जिसमें आज आपको मैं ये कैटेगरी आपको एक्सप्लेन करूँगी ब्रोंकोडायलेटर्स. एंड द ब्रोंकोडायलेटर्स में भी मैं जो एक्सप्लेन करूँगी वो आपका है बीटा सिम्पथोमाइमेटिक्स. यानी इन जो ड्रग, ये जो कैटेगरी है आपकी ड्रग की, सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, बॉम्ब्यूटेरॉल, सॉल्मेट्रोल, इफेड्रिन, इनके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से वर्क करती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है. सो So the first category is the bronchodilators, and within the first category, the subcategory is the beta symptomimetics. Example is the salbutamol and terbutaline. So here the main drug in this category is the salbutamol. सो द मेन ड्रग, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्ब्यूटामॉल के बारे में. तो सॉल्ब्यूटामॉल इज़ अ हाईली सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट. बीटा 2 एगोनिस्ट यानी ये क्या है, बीटा 2 जो कि आपका एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वो क्या है, ये जो सॉल्ब्यूटामॉल है इसकी एगोनिस्ट है, ठीक है. थर्ड पॉइंट आपके क्या है, इनहेल्ड सॉल्ब्यूटामॉल प्रोड्यूसेस ब्रोंकोडायलेशन. तो आप क्या करते हो कि सॉल्ब्यूटामॉल का जो फॉर्मुलेशन होता है उसमें जो इनहेलर होता है इसका, अगर आप इसको दे रहे हो, सॉल्ब्यूटामॉल का इनहेलर दे रहे हो, तो वो ब्रोंकोडायलेशन क्रिएट करता है 5 मिनट के अंदर. विद इन 5 मिनट ये करता है, क्या करता है, ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देता है. और ये जो इसका एक्शन होता है वो 2 से 4 घंटे तक रहता है. सो इनहेल्ड सॉल्ब्यूटामॉल प्रोड्यूसेस ब्रोंकोडायलेशन इन 5 मिनट एंड एक्शन लास्ट फॉर द 2 to 4 hours. So the next point is the mechanism of action of the salbutamol or other example which involved in the bronchodilation in the subcategory of the sympathomimetic, beta sympathomimetic. ओके, तो उसके अंदर की जितनी भी ड्रग है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कॉमन रहेगा, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ. तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो आपकी सॉल्ब्यूटामॉल है वो बीटा 2 रिसेप्टर पे वर्क करती है. ओके, तो द ह्यूमन बीटा 2 एड्रेनल रिसेप्टर इज़ अ मेंबर ऑफ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन फैमिली ऑफ द रिसेप्टर. और आपको पता है बहुत अच्छे से कि 7 ट्रांसमेम्ब्रेन किस रिसेप्टर की कौन सी फैमिली में आता है, दैट इज़ द GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको GPCR के थ्रू ही मैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगी कि ये किस तरह से आपकी सॉल्ब्यूटामॉल वर्क करती है. सो दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन. आपको पता है सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ये लिपिड बाइलेयर होती है. ओके, this in the green you can see this is the cell membrane. Okay, and this one is the cell, this one is the receptor. और यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है, GPCR is the 7 transmembrane receptor. इसको 7 transmembrane receptor क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करता है. ठीक है, ये देखिए इसके जो सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर है ये इसको क्या कर रहा है, 7 बार क्रॉस कर रहा है इसको, इसलिए इसको कहते हैं 7 transmembrane receptor. ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, ये पॉइंट
वो है जहाँ पे आके आपकी बीटा 2 एगोनिस्ट बाइंड होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या पता है कि ये आपको पता है ये GPCR है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार है, यानी कि ये जो रिसेप्टार है आपका इससे जी प्रोटीन जुड़ी हुई है, ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड है। और जी प्रोटीन को जी प्रोटीन क्यों कहते हैं, इसको इसलिए जी प्रोटीन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपकी ग्वानोसिन यानी कि ग्वानिन आपको पता है कि वो जुड़ा होता है GDP, और GDP पे इनकी एक्टिविटी डिपेंड होती है इस रिसेप्टार की। तो ये है आपका एक सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन पे आपका ये GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है कि आपका ट्रांस मेम्ब्रेन 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टार है, GPCR है, और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि क्या होता है कि जब भी आपको क्या है कि ये आपका जो रिसेप्टार है ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन कैटेगरी का रिसेप्टार है, GPCR का रिसेप्टार है, बट ये क्या है आपका बीटा 2 रिसेप्टार है। बीटा 2 रिसेप्टार जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टार्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपकी कोई भी एगोनिस्ट बीटा 2 एगोनिस्ट लाइक सॉल्ब्यूटामॉल यहाँ पे आके बाइंड होती है इस बाइंडिंग साइट पे, तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्फिगरेशनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। कॉन्फिगरेशन चेंजेस होते हैं, आपको पता है कि इसकी जो इनर साइड होती है इस रिसेप्टार की, वहाँ पे आपकी जी प्रोटीन बाइंड होती है, यानी कि जो इनसाइड द मेम्ब्रेन है जो कि इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर है, वहाँ पे क्या है GPCR में जी प्रोटीन बाइंड होती हैं। तो आपको पता है कि इसकी जी प्रोटीन की 3 सब यूनिट्स होती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा गामा। तो यहाँ पे क्या है आपकी यहाँ पे जो सब यूनिट एक्टिवेट हो रही है वो क्या है अल्फ़ा, ठीक है। तो जैसे ही आपका कोई भी एगोनिस्ट यहाँ पे आके बाइंड होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि यहाँ पे फास्फोराइलेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि अल्फ़ा के साथ जो GDP जुड़ा है, GDP इज़ द ग्वानोसिन डाईफास्फेट, वो कन्वर्ट होता है ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट में, एक फास्फेट ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाता है। जब तक ये अल्फ़ा सब यूनिट आपकी जब तक ये सब यूनिट आपकी GDP से जुड़ी होती है, ये क्या होती है इनएक्टिवेट स्टेज में होती है, ठीक है। जैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप और जुड़ता है और GDP कन्वर्ट होता है GTP में, तो ये यहाँ पे फिर से कॉन्फिगरेशनल चेंजेस होते हैं। ये अल्फ़ा सब यूनिट खुद को क्या करती है बीटा एंड गामा सब यूनिट से डिसोसिएट कर लेती है, ठीक है। और डिसोसिएट करके ये क्या करती है मेम्ब्रेन में आगे मूव करती है, डिसलोकेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि आप एगोनिस्ट यहाँ पे आके बाइंड हुआ, ठीक है, यहाँ पे कॉन्फिगरेशनल चेंजेस हुए, अल्फ़ा सब यूनिट ने खुद को बीटा एंड गामा सब यूनिट से डिसोसिएट किया आफ्टर द एडिशन ऑफ द 1 फास्फेट ग्रुप, GTP कन्वर्ट इनटू द GTP, और ये क्या हो रहा है आपका एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेट होने के बाद ये सब यूनिट आपकी आगे मूव कर रही है, ठीक है। तो ये आपकी अब ये अल्फ़ा सब यूनिट जो डिसोसिएट हो गई है यहाँ से, ये GTP के साथ मूव करेगी और आके ये जिससे अटैच होगी किसको एक्टिवेट करेगी, ये एक्टिवेट करेगी AC को, ठीक है। AC क्या है आपका, AC इज़ द एडिनाइलिल साइक्लेज, एडिनाइलिल साइक्लेज, ओके। ये क्या होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है, ये मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी ये अल्फ़ा सब यूनिट आ रही है और इसने एक्टिवेट किया एडिनाइल साइक्लेज को, एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है इंट्रासेलुलर जो ATP होता है इसको कन्वर्ट करता है CAMP में। CAMP इज़ द साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड CAMP एक्ट्स एज अ सेकेंड मैसेंजर। हियर यहाँ पे क्या हो रहा है कि CAMP आपका एज अ सेकेंड मैसेंजर एक्ट कर रहा है, ओके। सेकेंड मैसेंजर क्यों एक्ट कर रहा है, ये फर्स्ट मैसेंजर आपका ये एगोनिस्ट है, ठीक है। ये एगोनिस्ट आपका फर्स्ट मैसेंजर है एंड सेकेंड मैसेंजर आपका CAMP है, ठीक है। CAMP किसको एक्टिवेट कर रहा है फर्दर PKA को। PKA क्या है आपका प्रोटीन काइनेज A, प्रोटीन काइनेज A। यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट है वो काइनेज है, ठीक है। काइनेज क्या होता है कि ये इसेंशियल होता है किसके लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है इसेंशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका ये PKA एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। PKA क्या होता है कि इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद जब भी CAMP एक्टिवेट होता है तो CAMP इसकी साइड पे जाके बाइंड होता है और ये इसको PKA को एक्टिवेट कर देता है। PKA के एक्टिवेट करने से क्या होता है कि 2 चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है 2 एक्टिविटीज़ हो रही है। जैसे ही आपका PKA एक्टिवेट हो रहा है ये क्या कर रहा है MLCK को इनएक्टिवेट कर दे रहा है, ठीक है। MLCK क्या है
कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज, यहाँ पे भी काइनेज है, और काइनेज आपको पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराना है। तो जब भी आप ये ड्रग देते हो, सॉल्बिटामॉल यहाँ पे दे रहे हो, तो ये क्या कर रही है कि MLCK को क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है बाय दिस प्रोसेस। एंड सेकेंड क्या कर रही है ये कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम को भी डिक्रीज कर रही है। इंट्रासेलुलर आपको पता है कि कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम को डिक्रीज कर रही है। कैसे डिक्रीज कर रही है, बिकॉज इट प्रमोट्स द CAMP, इंट्रासेलुलर CAMP को ये प्रमोट कर रही है, ठीक है, विच इनहेंसेस द बाइंडिंग ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम इनटू द सेल मेम्ब्रेन, जिससे क्या है कि आपकी जो यहाँ पे इंट्रासेलुलर कैल्शियम प्रेजेंट है वो जाके किससे बाइंड हो जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन से बाइंड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो कंसंट्रेशन हो रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन था वो कम हो जा रहा है, जब आपको पता है कि यहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक है। जब ने आपने एगोनिस्ट दिया, एगोनिस्ट ने ये सारे एक्शन किए, CAMP को स्टिमुलेट किया, CAMP ने PKA को स्टिमुलेट किया, तो जो आपके यहाँ पे इंट्रासेलुलर कैल्शियम है इनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये इंट्रासेलुलर जो आपके कैल्शियम प्रेजेंट है यहाँ पे कैल्शियम आयन, ये जाके आपके मेम्ब्रेन से बाइंड होने लगेंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन से बाइंड होंगे तो ये क्या होगा कि यानी कि जो कंसंट्रेशन इनका यहाँ पे था वो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जिसकी वजह से आपकी विद इन द सेल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था स्मूथ मसल का, वो मसल्स अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, वो क्या होगा, ओवरऑल रिलैक्सेशन हो जाएगा, ओके। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट होता है आपका बीटा-2 एगोनिस्ट का, रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल, relaxation of smooth muscle and bronchodilation, ओके। तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, ये आपका ब्रोंकोडायलेटर्स का, जो कि आपकी एंटी एस्थमेटिक ड्रग है, ठीक है। Last point is the side effects. Side effects are very common, is the palpitations, restlessness, nervousness and throat irritation. So this is all about the anti-asthmatic drugs and the category is here the bronchodilators, and bronchodilators के बारे में आज मैंने बताया है आपको एंटी एस्थमेटिक ड्रग के अंदर। तो आपको इसमें कोई चीज़ या कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप इसको मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।